प्रोफेसर, आज हम क्लास सेकेंड ईयर की फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 11 जो होगा वो आपका लेक्चर नंबर 6 बन रहा है और लेक्चर नंबर 6 आपका ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का थ्योरी के हवाले से, जिसके अंदर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंट्रॉपी के कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे डिफाइन करेगा कि द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कि आप किसी इंजन को जब आप हीट सप्लाई कर रहे होते हैं तो कंप्लीटली उसे आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो रिजेक्ट हो रहा होता है। तो इसको स्टेट करने के लिए दो वेज हैं, दो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जो कि लॉर्ड केल्विन और रडोल्फ क्लासियस ने दिए हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स को हम बारी बारी देखेंगे कि केल्विन स्टेटमेंट क्या है और क्लासियस स्टेटमेंट क्या है, जो कि हीट इंजन जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करेगी। तो सबसे पहले केल्विन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या करें, इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ लोअर देन ऑफ कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। कह रहा है कि आप किसी सिस्टम से हीट लेकर कंप्लीटली उसे क्या नहीं कर सकते, वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हिस्सा उसका क्या करना होगा, आपको रिजेक्ट करना होगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी बॉडी से हीट लें और कंप्लीटली उसे क्या करें, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दें। इसको लेट्स सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हम वो कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक आप ऐसी मशीन जिससे हीट इंजन का नाम दिया उसे, जो साइकिल के अंदर वर्क करे, हीट सोर्स से हीट ले, इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क करे, यानी कि जो हीट आपने प्रोवाइड की होगी उतना ही काम करे विदाउट, और कोई हीट रिजेक्ट ना करे सिंक के अंदर, कोल्ड बॉडी के अंदर। तो दिस स्टेटमेंट स्टेट नो इट इज कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू वर्क। तो केल्विन के मुताबिक कहते हैं, केल्विन ने ये कहा था कि कोई ऐसा इंजन नहीं है जो मुकम्मल तौर पर 100% वर्क करे, बल्कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा क्या होगा, सिंक के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपके पास। अब इस फ्लो डायग्राम के अंदर हीट इंजन को देख सकते हैं, जिसके बारे में ने एक्सप्लेन किया हुआ। देखें आपके पास हीट इंजन के अंदर दो रिजर्वायर्स हैं। हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर जो आपके पास क्या होगा, T1 होगा, और ये कोल्ड रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, T2। T2 की वैल्यू हमेशा लेस होती है और T1 की क्या होती है, हमेशा हाई होती है। लेट्स सपोज मैं T1 की वैल्यू को 50 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, T2 की वैल्यू क्या रख दूंगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हायर होगा और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या होगा, आपका लो होगा। अब हमेशा हीट हॉट टू कोल्ड ट्रेवल कर रही होती है, आपने देखा था। तो जब हीट हॉट रिजर्वायर से Q1 हीट ट्रेवल करेगी, वो Q1 जो है, Q1 कोल्ड रिजर्वायर की तरफ नहीं जाएगी, सारी की सारी हीट वो कंप्लीटली कोल्ड रिजर्वायर वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन कुछ हिस्सा इस हीट का क्या होगा, वर्क में चेंज हो रहा है, हम यूजफुल वर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, बट कुछ हिस्सा इसका Q2 अमाउंट के अंदर रिजेक्ट भी हो रहा है कोल्ड रिजर्वायर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि वेस्ट भी हो रहा है। तो ये तमाम के तमाम रियल इंजन जो है इस प्रिंसिपल के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो लिखा हुआ ऑल रियल हीट इंजन्स लॉस सम हीट टू द इन्वायरमेंट, यानी कि कोल्ड रिजर्वायर आपके तमाम इंजन्स के लिए, रियल इंजन्स के लिए कौन सा होता है, वो आपका इन्वायरमेंट होता है, वहां कुछ ना कुछ एनर्जी जाया हो रही होती है। ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्लासियस स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू, ये इसका रिवर्स है। आपने हीट इंजन पढ़ा, ये जो दरअसल रेफ्रिजरेटर के ऊपर बेस कर रहा है कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हीट को हमेशा कोल्ड रिजर्वायर से अपने हॉट रिजर्वायर की तरफ फ्लो करवाना होता है। बॉडी देखो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो हॉट टू कोल्ड हीट तो फ्लो कर जाती है, बट कोल्ड टू हीट, कोल्ड टू हॉट रिजर्वायर में हीट को मूव करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, कंप्रेसर लगाने पड़ेंगे, तभी जाके हीट जो भी कोल्ड रिजर्वायर से क्या होगा, हॉट रिजर्वायर की तरफ मूव कर सकेगी। तो दिस इज कॉल्ड क्लासियस स्टेटमेंट।
कैसे स्टेट कर रहा है वो कि टू हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। अब रिवर्स प्रोसेस करवा रहे हैं, पानी को नीचे से ऊपर चढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि मोटर का इस्तेमाल किए बगैर नो साइकिल कैन ट्रांसफॉर्म हीट फ्रॉम कोल्ड। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है ये चीज़। जिससे मैंने बताया कि आपने देखें आप ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर में क्या पानी चढ़ा रहे होते हैं, जब टैंकर्स फिल अप कर रहे होते हैं तो आपको क्या मोटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है। तो इसी तरह ये क्लासिक स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि अगर आप जब भी कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, जब फ्रिज के केस में होता है आप कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी हीट को ट्रांसफर करवा रहे होते हैं, तो दैट इट मीन्स वहाँ पे आपको कंप्रेसर लगाने पड़ते हैं फ्रिज के अंदर भी। तो ये क्लासिक स्टेटमेंट आपके पास। अब इसको एक फ्लो डायग्राम से देख लेते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपके पास, ये आपके पास हॉट रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर है। कोल्ड रिजर्वायर से Q2 को आप क्या कर रहे हैं, हॉट रिजर्वायर की तरफ मूव करवा रहे हैं, सॉरी। तो आपको इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करेंगे, कंप्रेसर यहाँ लगेंगे, तभी ये हीट कोल्ड जो वेव्स हैं वो क्या होंगी, हॉट रिजर्वायर की तरफ मूव कर सकेंगे। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी आपको। दोनों में इक्विवेलेंस देख लेते हैं। तो हम इक्विवेलेंस कैसे देखेंगे, वो कह रहे हैं कि द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सीम टू बी डिफरेंट, बट इफ एनी वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज वायलेटेड, अदर वन इज वायलेटेड। दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट नजर तो आती है, लेकिन अगर हम एक को कहते हैं कि ये गलत है, अब वायलेट कर रही है अपने बेसिक प्रिंसिपल से, तो दूसरी ऑटोमेटिकली वायलेट कर देगी। दो के वर्ड्स डिफरेंट हैं, लेकिन मीनिंग्स दोनों का अल्टीमेट जो होगा वो क्या सेम ही होगा। इसको हम प्रूव करेंगे इस डायग्राम की मदद से, जो कि आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा फिर कि कैसे। इस डायग्राम में देखें आपके पास दो पार्ट्स हैं इस इंजन के, दो हिस्से, एक ऐसी मशीन बनाई गई है जहां पे क्या हो रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है हीट इंजन का है। अब केल्विन स्टेटमेंट क्या कहते हैं, हॉट रिजर्वायर से आपने हीट लेनी है, उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट होगा, कुछ हिस्सा इन्वायरमेंट के अंदर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं करते, हम केल्विन के रूल को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। हम कहते हैं कोई हीट क्या हो रही है सिंक के अंदर, कोल्ड रिजर्वायर के अंदर रिजेक्ट नहीं हो रही, तमाम की तमाम जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं हॉट सोर्स, वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये ऐसी बात हम करते हैं कि हॉट सोर्स से आने वाली हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो इट मींस हम केल्विन स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, रॉन्ग, उसके उस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। उसने तो कहा था कि कुछ हिस्सा इसका सिंक के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं फॉर अ मोमेंट, हम इक्विवेलेंसी शो करने के लिए हम ये कह देंगे कि जी हाँ, इन्वायरमेंट के अंदर या कोल्ड सिंक के अंदर आपकी कोई हीट रिजेक्ट ही नहीं हो रही, सारी की सारी किसमें चेंज हो रही है, वर्क के अंदर चेंज हो रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपने रेफ्रिजरेटर का फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा होता है, आप कोल्ड टू हॉट बॉडी जो है हीट जो है ट्रेवल करवानी होती है। अब वो सारे का सारा वर्क आपने क्या कर दिया, इस रेफ्रिजरेटर से कनेक्ट कर दिया। आप देखें कोल्ड रिजर्वायर से हीट Q2 जो है वो ऐड होके हॉट रिजर्वायर की तरफ आना शुरू हो गई। इनिशियली क्या था, अगर आप पूरा साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे, इनिशियली आपका हॉट रिजर्वायर Q1 हीट दे रहा था, लेकिन जैसे ही आपने रेफ्रिजरेटर अटैच किया तो क्या होगा, वो Q1 टोटली वर्क में तब्दील हुआ। टोटली वर्क का मतलब क्या, वर्क और Q1 सेम है। Q1 रेफ्रिजरेटर के अंदर गया और वहां से कोल्ड रिजर्वायर से Q2 आई, Q1 और Q2 ऐड अप होके दोबारा हॉट रिजर्वायर में आ गए। हालांकि Q1 की वैल्यू जो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कितनी थी, वो 10 जूल थी, राइट। 10 जूल पहले आपने इंजन को प्रोवाइड की। अब क्या हुआ, 10 जूल आपके रेफ्रिजरेटर में वर्क किया उसने, प्लस Q2 लेट्स सपोज हम कहते हैं 5 जूल है। 10 और 5 कितना हो गया, दोनों को मिला के या हॉट रिजर्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी, 15 जूल हो जाएगी। इनिशियल एनर्जी जो कि हॉट सोर्स की कितनी थी, 10 जूल थी, अब क्या हो गई, वो 15 जूल या 20 जूल कहते हैं, यानी कि डबल हो गई,
200% हो गई। तो ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि खुद ब खुद से एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दे। अब क्या होगा, अगर 15 जूल होगी तो ये इट्स मीन हॉट सोर्स का टेम्परेचर क्या अगेन बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये मजीद हीट को क्या करना शुरू कर देगा, ट्रेवल Q1 के अंदर, Q1 के अंदर करने के बाद दोबारा विदाउट एनी एक्सपेंडिचर एनर्जी, यानी कि आप हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर को लगा दें आपस में मिला के साथ, तो एक साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा और सारी ज़िंदगी आपका हीट इंजन भी चलता रहेगा, वो बिजली भी पैदा करता रहेगा और आपका रेफ्रिजरेटर आपको ठंड भी प्रोवाइड करता रहेगा, आपका एसी ठंड भी प्रोवाइड करता रहेगा विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कोई और एक्स्ट्रा एनर्जी आपको वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दी, वो इस साइकिल में चलती रहेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, मीन्स आपने विदाउट रेफ्रिजरेटर के ऊपर कोई एक्सटर्नल काम नहीं किया, आप कोई एनर्जी ज़ाया नहीं की, उसके बावजूद ये काम करना शुरू हो गया और इस साइक्लिंग प्रोसेस में जिसने इसको क्या कर दिया, वायलेट कर दिया इस जो एनर्जी प्रोवाइड करके, डबल एनर्जी प्रोवाइड करके हॉट सोर्स की। तो इस तरह ये क्या होगा, अगर हमने देखा कि आपका हीट इंजन अगर वायलेट करवाते तो आपका रेफ्रिजरेटर भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल को वायलेट कर देगा कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी रेफ्रिजरेटर में नहीं चाहिए और हीट कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में मूव कर जाएगी। तो इस क्लासेस ने क्या कहा था, ऐसा इम्पॉसिबल है। बट इस फ्लो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक स्टेटमेंट को रॉन्ग कर रहे हैं तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या हमारी हो रही है, रॉन्ग हो रही है। तो वो स्टेटमेंट्स आपकी इक्विवेलेंट हो जाती है, इक्विवेलेंट सेम, एक गलत हो रही है तो दूसरी भी गलत हो रही थी आपके पास। नेक्स्ट है कार्नोट इंजन जो है, कार्नोट एक इमेजिनरी हीट इंजन को हम क्या कहते हैं, कार्नोट इंजन, या आप इसे परफेक्ट इंजन भी कह सकते हैं। जितनी भी इम्परफेक्शंस आपके रियल हीट इंजन में होती है, आपका हीट इंजन हीट अप हो रहा होता है, उसमें एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, कुछ एग्जॉस्ट के अंदर चीज़ें चली जाती हैं, तो जितनी भी इम्परफेक्शंस आपके रियल हीट इंजन के अंदर होती है, वो उन तमाम में से ये क्या होता है, आपका कार्नोट इंजन या परफेक्ट इंजन फ्री होता है। उसकी एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम होती है। आप किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, आपने सिंपल एक गैस सिलेंडर लेना है, राइट, और उसकी वॉल्स जो हों वो क्या हो आपके पास परफेक्टली इंसुलेटिंग और बेस क्या हो, कंडक्टिंग होनी चाहिए। लेट्स सी मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। एक इस तरह का सिलेंडर चाहिए होगा आपका। तो सेकंड थिंग, इसकी ये वाली बेस जो है ये कंडक्टिंग हो, इसमें से हीट इन एंड आउट हो सके, ये याद रखिएगा। और ये वॉल्स जो होती है इंसुलेटिंग होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज परफेक्टली इंसुलेटेड वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। आपका ये वाला जो लिड है, ये जिसे ढकना आप कहते हैं, तो क्लास ये क्या होना चाहिए आपका, ये फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, इसका वेट ना होने के बराबर और मूवेबल होना चाहिए, याद रखिएगा। एंड थर्ड वन इज एक 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक परफेक्ट गैस लेनी है, ऐसी गैस लेनी है जो आइडियल बिहेवियर को क्या कर रही हो, अप्रोच कर रही हो, एक वर्किंग सब्सटेंस जो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। लेट्स ये गैस हमने यूज़ कर ली। तो इन तमाम चीज़ों को मिला के यानी कि आपके पास एक सिलेंडर होगा, एक पिस्टन होगा मूवेबल और एक आइडियल गैस होगी। इन तीनों से आप क्या बना सकते हैं, कार्नोट इंजन बना सकते हैं। अब कार्नोट इंजन कैसे वर्क करता है, वर्किंग को हम एक प्रिंसिपल की मदद से देखेंगे, एक साइकिल की मदद से देखेंगे जो कि कार्नोट साइकिल कहलाती है। लिखा हुआ है साइकिल ऑफ हीट इंजन इज कंप्लीटेड व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हैव रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट। ये ओरिजिनल स्टेट से क्या मुराद है कि आप एक प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज अगर ओरिजिनल आ जाए, मींस प्रॉपर्टीज प्रेशर उसका वॉल्यूम उसका टेम्परेचर वापस जो इनिशियली था, फॉर एग्जांपल P1 V1 और T1 था, आफ्टर एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद अगर सेम वही कंडीशंस आपके पास आ जाती हैं P1 V1 और T1, तो इस तरह का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, कार्नोट साइकिल कहलाता है। तो या फिर आप कह सकते हैं वर्किंग साइकिल ऑफ कार्नोट इंजन इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल भी कह सकते हैं। ये 4 प्रोसेस पे मुश्तमिल है, यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहला प्रोसेस जो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है,
सेकेंड वन इज कॉल्ड सॉरी, तो पहले दो प्रोसेस में के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, आप गैस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। एंड द सेकेंड जो लास्ट दो स्टेप्स होंगे उनके अंदर कंप्रेशन का प्रोसेस होता है। पहले दो स्टेप्स के अंदर पहले आइसोथर्मली आप एक्सपेंड करेंगे गैस को, फिर आप एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेंगे, फिर आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे और फिर आइसोथर्मली एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे। तो सबसे पहला फेज आपका कार्नोट साइकिल का वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। लेट्स सी, मैं इसको एक डायग्राम की मदद से आपको बना के दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास एक सिलेंडर है, ये मूवेबल पिस्टन है। इनिशियली फर्ज करें इसके ऊपर कितने जो है पिस्टन पड़े हुए हैं, लोड कितना, प्रेशर कितना है, ये तीन स्लॉट्स हमने रख दिए इसके ऊपर, मीन्स जो प्रेशर को शो कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसका प्रेशर में क्या कह देता हूँ, लेट्स सपोज वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इनिशियली V1 है, और यहाँ पे टेम्परेचर फर्ज करें इसका T1 है, और प्रेशर कितना है आपका P1 है। क्लास सही। इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये इनिशियल कंडीशंस है, आप वर्किंग गैस इसके अंदर मौजूद है, एक आइडियल गैस इसके अंदर हमारे पास गिवन है। अब करना ये है कि आपने इसको फर्स्ट फेज के अंदर आइसोथर्मली एक्सपेंड करना है। आइसोथर्मली एक्सपेंड क्या करना है, आप इसको हीट प्रोवाइड करें कंडक्टिंग बेस के अंदर, और याद रखिएगा एक्सपेंड भी गैस को करना। आपने गैस को एक्सपेंड करने का मतलब क्या, इस प्रेशर को आपने कम करना। तो जैसे ही आप प्रेशर को कम करेंगे क्लास, तो क्या होगा, दरअसल आपका मूवेबल पिस्टन आप ऊपर को मूव करेगा, गैस एक्सपेंड हो जाएगी। तो लेट्स सपोज मैंने ये देखें स्लॉट्स कम किए, जिससे गैस का प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। P1 से प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया। जैसे ही आपने गैस के प्रेशर को क्या किया, कम किया, तो क्या लेट्स सपोज यहाँ पे आइसोथर्मली है, मतलब हीट आपने प्रोवाइड करनी है, और ख्याल रखना है कि टेम्परेचर इसका चेंज ना हो। लेकिन जैसे आप हीट अप कर रहे होते हैं क्लास, तो इसका टेम्परेचर गैस का बढ़ना शुरू होगा। इस चीज़ को ओवरकम कैसे करेंगे आप लोग, आपने एट द सेम टाइम उसका प्रेशर भी कम किया। देखिए पहले 3 स्लॉट्स थे, अब क्या कर दिया, 2 स्लॉट्स कर दिए, इनके प्रेशर P1 से P2 हुआ, मीन्स रिड्यूस हुआ प्रेशर। प्रेशर रिड्यूस होने से ये होगा कि आपकी गैस अब फैलेगी, उसको ज़्यादा जगह मिलेगी। ज़्यादा जगह मिलने से उसको क्या होगा, गैस आपकी फैलने की वजह से गैस ठंडी होना शुरू हो जाएगी। तो ये गैस के मालिक्यूल्स क्या होंगे, ठंडा हो जाएंगे। तो जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो गैस के ठंडे होने की वजह से क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगी, और T1 जो है वो T1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो देखा क्लास आपने कि कैसे आपने एक गैस को एक्सपेंड किया प्रेशर को रिड्यूस करके, और उसका देखिए आपने प्रेशर भी चेंज कर दिया, वॉल्यूम भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, मेंटेन रखा। तो ऐसी ऐसी एक्सपेंशन जिसमें आप टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे होते हैं, उसको चेंज नहीं होने दे रहे होते हैं, ऐसी एक्सपेंशन को आप क्या कहते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और क्लास अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ ड्रा करेंगे, लेट्स सपोज आप इनिशियली आप इस पोजीशन पे थे, आपका प्रेशर यहाँ पे P1 था, ये वॉल्यूम यहाँ पे V1 था, यहाँ पे इधर V1 कह देता हूँ, और यहाँ प्रेशर जो इस पॉइंट का ये क्या है, P1 था, इसे मैं P1 V1 और ये क्या नाम देता हूँ, टेम्परेचर सॉरी T1 था। ये इनिशियल कंडीशन थी। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था, आइसोथर्म जो है एक एडियाबैटिक कर्व बनता है इस तरह का, यहाँ आ जाएगा, और इस नेक्स्ट पॉइंट की कंडीशंस कुछ इस तरह होंगी, वो होंगी P2, ऑब्वियसली प्रेशर आपने चेंज किया, रिड्यूस किया आपने, वॉल्यूम V1 से चेंज होकर क्या होगा, V2 हो जाएगा, एंड टेम्परेचर आपका क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, आपने टेम्परेचर को मेंटेन किया। मैं एक दफ़ा से दोबारा से रिवाइज करना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आप गैस को एक्सपेंड करते हैं, यानी कि 3 स्लॉट से हटा के 2 स्लॉट्स, 3 स्लॉट में से एक स्लॉट रेस किया आपने, तो 2 स्लॉट्स रह गई। जब 2 स्लॉट्स रहती हैं, तो इट्स मीन प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, चेंज हो गया। प्रेशर कम करने से गैस फैलेगी, गैस जब फैलेगी तो गैस क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी का मतलब होता है टेम्परेचर का गिरना। टेम्परेचर गिरने को ओवरकम करने के लिए आपने उस बॉडी को हीट अप किया। हीट अप करेंगे तो जितना टेम्परेचर प्रेशर कम करने से गिरा होगा, वो उस टेम्परेचर को वो हीट क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी, टेम्परेचर क्या रख देगी, मेंटेन करवा देगी दोबारा से। तो इस तरह की एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहेंगे।
एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगेन आपने वही आपने प्रोसेस लेना। आपने इससे पहले जो वो देखा था, आपने उसमें ये कंडीशन देखी थी क्लास कि उसमें 2 स्लॉट्स आपके पास रखे हुए थे, एक को हमने रिड्यूस करके उसका प्रेशर P1 से P2 कर दिया था। हाँ, टेम्परेचर को हमने मेंटेन रखा था T1 और वॉल्यूम भी V2 हो गया था। अब हमने इस सिलेंडर को इसके बाद नेक्स्ट साइकिल हमारी चल रही है, इसके बाद हमने क्या करना है, इस सिलेंडर का क्या करना है, एडियाबैटिकली एक्सपेंड करना है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए याद रखिएगा कि कोई हीट ना तो इंटर हो रही होती है ना ही आउट हो रही होती है, यानी कि कंडक्टिंग बेस को, इस पूरे सिलेंडर को हम क्या कर देंगे, एक इंसुलेटर पैड के ऊपर रख देंगे। ये देखिए, ये आपके पास एक इंसुलेटर पैड है। इंसुलेटर पैड ये करेगा कि इस कंडक्टिंग बेस को बिल्कुल हीट को इन एंड आउट नहीं होने देगा, लेकिन हमने गैस को एक्सपेंड भी करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि एडियाबैटिक एक्सपेंड करो फेज 2 के अंदर कार्नोट साइकिल की। एक्सपेंड करने का मतलब है ये कि आप अगेन क्या करेंगे, इस जो 2 स्लॉट्स रखे हुए थे उनमें से एक और कम कर दें, जिससे प्रेशर और कम होगा। प्रेशर कम होने से गैस मजीद फैलेगी, मजीद जैसी फैलेगी तो ऑब्वियसली गैस क्या होगी, ठंडी होगी। ठंडी होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एकदम से गिर जाएगा। T1 से टेम्परेचर हम चेंज कर देंगे, क्या T2 कर देंगे। बट प्रेशर भी हमने क्या किया, पहले 2 स्लॉट से अब एक स्लॉट है तो प्रेशर भी अगेन चेंज होके हम उसे क्या कह देंगे, P3 कह देंगे। ऑब्वियसली अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, V3 हो जाएगा। तो ये स्टेट हो जाएगी किसकी, ऐसी एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपने क्या फास्ट देखी, आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहे होते हैं, और सिंपल आप क्या कर रहे होते हैं कि इंसुलेटर पैड के ऊपर उसको रख देते हैं, जिससे हीट को इंटर नहीं हो पाती। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इससे कबल हमने देखा था आपका जो ग्राफ बन रहा था, पहले जो आइसोथर्म बना था यूं करके, यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या थी, P1, यहाँ पे V1 और यहाँ पे T1 होती थी। आपने पहले केस के अंदर जब एक्सपेंड किया आइसोथर्मली, तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो हमारे पास, वो टेम्परेचर क्या रह रहा था, कांस्टेंट रह रहा था। नेक्स्ट क्या होगा आपका, जब एडियाबैटिक एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, तो हमने ये देखा हर चीज़ चेंज हो रही है, P2 से ये P3 हो रहा है, वॉल्यूम V3 हो रहा है, और टेम्परेचर T1 से चेंज होके T2 हो गया। तो इस तरह का जो कर्व होगा वो क्या होगा, एडियाबैटिक कर्व होगा। इट इज स्टीपर देन जो है आपका आइसोथर्मल कर्व से थोड़ा सा ये स्टीपर होगा। तो ये 2 ग्राफ हम साथ साथ करते जा रहे हैं। अब तीसरे फेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज, तो फेजेस के अंदर हमने गैस को एक्सपेंड किया था। अब हमारा मरहला आएगा कंप्रेशन का। तो आइसोथर्मली हम इसको कंप्रेस करेंगे। लेट्स सी आइसोथर्मली कंप्रेस कैसे करेंगे। हमने देखा था इससे पहले सेकंड फेज के अंदर हमारी कंडीशन कुछ इस तरह से थी कि हमारा जो प्रेशर था हमारे सिलेंडर का कहाँ तक पहुंचा था, आपका एक स्लॉट उसके ऊपर रखा था और उस प्रेशर को हमने नाम दिया था P3 का। टेम्परेचर हमारा T2 हो चुका था और फिर वॉल्यूम जो हमारा V3 हो चुका था। अब हमने इसे कंप्रेस दोबारा करना है, दोबारा से प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर देना है, बट आइसोथर्मली मीन व्हाट डज इट मीन। ऑब्वियसली क्लास जब इसके ऊपर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए 2 स्लॉट्स मैंने जैसे ही रखे क्लास, तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज करा यहाँ पे P3 से दोबारा प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 वाला, जैसे 2 स्लॉट्स वाला हो गया, राइट। प्रेशर जैसे रिड्यूस करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आए, गैस के मॉलिक्यूल करीब आने से उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, इट मीन्स कि आइसोथर्मल तो वायलेट हो रहा है, हमने आइसोथर्मली करना है, मीन्स टेम्परेचर को मेंटेन करना है। जब टेम्परेचर को मेंटेन करना है या तो इस सिलेंडर का तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस बढ़ने को रोकने के लिए हम क्या कर देंगे, इस पूरे सिलेंडर के नीचे क्या रख देंगे, बर्फ के टुकड़े रख देंगे, आइस क्यूब रख देंगे, या पूरे सिलेंडर को आइस क्यूब के ऊपर रख दें। इससे क्या होगा कि जो आपकी हीट अप हुई होगी गैस, वो दोबारा से कूल होके वही टेम्परेचर मेंटेन रह जाएगा, यानी कि T2 रहेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर प्रेशर को बढ़ाते हैं। प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा कि आपका टेम्परेचर क्या होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, हीट अप होना शुरू हो जाएगी गैस की। और हम तो चाह रहे हैं कि वो आइसोथर्मली कंप्रेस करें, इसे टेम्परेचर को बदलने ना दें। जब टेम्परेचर को बदलने ना देंगे तो जो हीट अप हुई होगी गैस, उसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा कैसे करेंगे, आप अपने कंडक्टिंग बेस होगी आपके सिलेंडर की, उसको बर्फ के ऊपर रख देंगे।
तो ये था आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसका ग्राफ जो बनेगा आपका पहले दो फेजेस के अंदर कुछ इस तरह से और इस तरह से बना था, अब ये रिवर्स प्रोसेस शुरू होगा, यहाँ से यूं बन जाएगा, ये अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ बनेगा और यहाँ जो कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, वो P2 हो जाएगा, वॉल्यूम अगेन V2 हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा से वो दो स्लॉट्स वाला, और यहाँ टेम्परेचर जो है वो T2 रहेगा। नेक्स्ट और फाइनल स्टेज इसका है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। ऑब्वियसली एडियाबैटिक एक्सपेंशन आपने अगेन एक्सपेंड करना है। लेट्स भी आपके पास इससे पहले फेज के अंदर कंडीशंस क्या थी, आपके पास प्रेशर जो था वो P2 था, टेम्परेचर T2 था क्लास, ये प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था। अगेन आपने एडियाबैटिक कंप्रेशन करना है, अगेन आपने एडियाबैटिक मींस नो हीट एंटरिंग एंड एग्जिट फ्रॉम द बेस ऑफ द सिलेंडर। सो आपने क्या करना है, इस सिलेंडर को आपने करना है अगेन इंसुलेटर के ऊपर रखना है, इंसुलेटर के ऊपर रखने के बाद आपने प्रेशर को क्या करना है, बढ़ा देना है, यानी कि इनिशियल जो कंडीशन थी वही कर देनी है, प्रेशर बढ़ के दोबारा P1 वाला आ जाएगा, 3 स्लॉट्स वाला ना, पहले शुरू में देखा था जब 3 स्लॉट्स ऊपर रखे थे तो प्रेशर कितना था, P1 था क्लास। और अब एडियाबैटिक कंप्रेशन जैसे प्रेस करेंगे ऑब्वियसली क्लास, ये टेम्परेचर क्या होगा, हीट गैस हीट अप होगी तो टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो T2 से ये टेम्परेचर उसको किससे शो करेंगे, T1 से शो करेंगे। बढ़ने का मतलब यहाँ T2 से T3 नहीं करेंगे, T2 का मतलब ये है कि जो गैस की पहली कंडीशन थी आपकी, जैसे पहले शुरू में हीट अप हुई थी वैसी वो कंडीशन आ जाएगी, T1 की वैल्यू बहुत हायर थी तो ये T1 आ जाएगा और वॉल्यूम अगेन V1 आएगा। तो ये क्लास एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद की जो सिचुएशन देख रहे हैं वो तो वही सिचुएशन है जहाँ से आपने आगाज किया था। तो देखिए वो आपकी जो गैस थी, वर्किंग सब्सटेंस था, उसकी इनिशियल कंडीशंस और फाइनल कंडीशंस क्या आ रही हैं, दोबारा मैच कर रही हैं, यानी कि पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है आपका। तो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद इस पूरी साइकिल को हम क्या कहते हैं, कार्नोट साइकिल। इसको ग्राफ की मदद से देते हैं। पहले हमने आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंड किया, फिर आइसोथर्मली कंप्रेस किया, फिर दोबारा से ये इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ गई। तो इस तरह की साइकिल, ये जो ग्राफ बनना होता है ये कार्नोट साइकिल है, इसको अच्छे तरीके से आपने कवर करना है साथ में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भी करवाई आप लोगों को, मजीद आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की बात करें तो हमेशा एफिशिएंसी से क्या मराद है, जो इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आउटपुट के तौर पे अपीयर हो और कोई चीज़ लॉस ना हो, तो हम कहते हैं 100% एफिशिएंट इंजन है। तो हमेशा या फिर एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का आउटपुट और इनपुट की रेशियो को कहते हैं आपके पास फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है। और कार्नोट साइकिल के केस में आपने देखा कि आपकी जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट मैच कर रही थी, यानी कि जैसा गैस शुरू में थी वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इंटरनल एनर्जी हमने क्या कर दी, इसकी जीरो कर दी। डेल्टा Q क्या होता है कि आप Q1 प्रोवाइड कर रहे होते हैं और Q2 क्या हो रही होती है, रिजेक्ट हो रही होती है। तो यानी कि Q1 माइनस Q2 के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डेल्टा Q कहेंगे, इक्वल टू डेल्टा W। या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू डेल्टा W। तो डेल्टा W क्या हो गया आपके पास, Q1 माइनस Q2 हो गया। और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू 100। अगर मैं एक सिंपल सा इंजन बनाऊं तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा आई थिंक। सॉरी, यहाँ पे
ये लेट्स सी ये हॉट सोर्स है, इसका टेम्परेचर T1 है और ये Q1 प्रोवाइड कर रहा है, राइट क्लास। ये Q1 प्रोवाइड करेगा, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे वर्क में चेंज होगा और कुछ हिस्सा जो है सिंक के अंदर चला जाएगा, T2 के अंदर Q2 चला जाएगा। तो आपने देखा ये Q1 जो है आपके पास, हमने देखा अभी कि Q1 जो होता है इसका कुछ हिस्सा W में तब्दील होता है और कुछ हिस्सा Q2 में रिजेक्ट हो जाता है, राइट। तो अब ये प्लस Q2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू W हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला फार्मूला इस तरह है। आउटपुट जो है हमारे क्या होता है, दरअसल वर्क होता है और इनपुट जो होता है हमारा Q1 होता है जो सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आउटपुट की जगह आप क्या लिख देंगे, वर्क लिख दिया और इनपुट की जगह Q1 लिख दिया और फिर उसके बाद W की जगह Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं आप और इसको सेपरेटली डिवाइड कर दिए, Q1 के नीचे, Q1 के नीचे और ये देखिए Q1 से रिड्यूस हो रहा है आपके पास, तो एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ गई। या इसको आप Q2 जो होता है Q2 और Q1 की रेशियो T2 अपॉन T1 है, तो उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं आप लोग। ये तो हायर टेम्परेचर को शो करेंगे, T2 लोअर टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर को शो कर रहा होता है। एंट्रोपी क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इज द मेजर ऑफ द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी आपका डिसऑर्डर ज़्यादा होगा आपके रूम, फॉर एग्जांपल रूम की बात करें, रूम के अंदर जितना आपका फैला होगा कमरा, आपकी बेतरतीबी होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगी, उससे क्या कहते हैं एंट्रोपी, वहाँ पे क्या ज़्यादा, मोर द डिसऑर्डर मोर द एंट्रोपी। और नेचुरल प्रोसेस जितने भी हैं, कुदरती सिलसिले जितने भी हैं, उनमें डिसऑर्डर इंक्रीज करता जा रहा है। एंट्रोपी क्या हो रही होती है नेचुरल प्रोसेस के केस में, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, वो हमेशा इंक्रीज करती है या पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। और मैथमेटिकली कैसे करेंगे, हीट प्रोवाइड टू द सिस्टम ट्रांसफर टू द सिस्टम एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर की रेशियो को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी, और उससे एस से डिनोट करेंगे, जूल पर केल्विन इसकी यूनिट है। ये लिखा हुआ है, द चेंज इन एंट्रोपी इज टेकन एज पर when it is added to the system and negative when it is removed from the system. In any process molecular disorder the system either increase or remain constant। याद रखिए किसी भी प्रोसेस के अंदर वो या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज कर रही होती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी देख लेते हैं। द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो सेकेंड लॉ कैन बी स्टेटेड एज व्हेन एन आइसोलेटेड अंडरगोज अ चेंज द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम आइदर इंक्रीजेस और रिमेन कांस्टेंट। अगर वो सेकेंड लॉ के लिहाज से देखेंगे, जब भी किसी आइसोलेटेड सिस्टम को के अंदर आप तब्दीली लाना चाह रहे होते हैं तो वो क्या होगा, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, बस। दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपके पास बायोमेटल एप्लीकेशन, थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस हैं। थर्मोमीटर और थर्मो स्टेट के अंदर इस्तेमाल होता है। बायोमेटालिक थर्मोस्टेट है, दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं, आप उनको हीट अप करते हैं तो डिफरेंशियली क्या करना है, एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। डिफरेंशियल एक्सपेंशन ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जब दो डिफरेंट मेटल्स होती हैं तो उनको हीट अप करते हैं तो दोनों की एक्सपेंशन मुख्तलिफ होती है। तो इस तरह के एक्सपेंशन को आप क्या कहते हैं, डिफरेंशियल एक्सपेंशन कहते हैं। स्टेडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका थर्मोस्टेट कहलाएगा। प्रिंसिपल वही है, मैंने आपको समझा दिया सारे का सारा के डिफरेंट मेटल्स होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। और कहाँ यूज़ होता है, बैलेंस व्हील ऑफ वॉचेस, रेफ्रिजरेटर, एक्वेरियम, स्टोरेज टैंकर, ओवन वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। ये आप पहले भी स्टडी कर, ये है आपके पास थर्मोमीटर है। जो टेम्परेचर ऑफ हॉट रीजन, बहुत ज़्यादा हॉट रीजन होंगे तो उनका टेम्परेचर नोट करने के लिए डिफरेंशियल के ऊपर बेस कर रहा है।
वर्किंग सेम वही है, पॉइंटर डिफरेंट मेथड के यूज होते हैं, तो वहाँ पे मूव करना।